हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट्स चैनल में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर। ये जो है दृष्टि आईएएस की सॉल्व पेपर से लिया गया है। और इससे पहले हम इसमें जो दिया हुआ है ये 2011 से 2021 तक का दिया हुआ है, लेकिन हम इस बार जो हुआ है 2022 में जो प्रीलिम्स में आया है वो भी इस चैनल्स पे उसका सलूशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इसमें इसकी पूरी दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है टॉपिक वाइज दिया हुआ है। लेकिन हम इसमें टॉपिक वाइज नहीं बना के क्या बना रहे हैं, कुछ टॉपिक वाइज बनाया हुआ है, बाकी जो है ईयर वाइज बना रहे हैं। तो इसमें हम 2021 की हिस्ट्री यानी कि उसमें तीनों खंड देखे हैं हिस्ट्री का। उसके बाद पॉलिटी के बाद अभी भूगोल का देखेंगे, ज्योग्राफी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2021 में पूछा गया है। और ये जो है दृष्टि आईएएस की है, सॉल्व किया हुआ वाला है, तो ये हम अभी आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में। और इसमें आपको टॉपर्स की कॉपी, प्रीवियस ईयर पेपर एवं टेस्ट सीरीज मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है 2021 में पूछा गया भूगोल की फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। तो सिंधु नदी से कौन सीधे मिलता है उसको बताना है, चेनाब, झेलम, रावी या सतलुज। तो इसमें से जो सिंधु नदी से मिलता है वो क्या है, ए यानी कि चेनाब। ये आप इसका जो व्याख्या है वो भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं। इसका पीडीएफ जो है लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 2 नंबर, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है। तो देख लीजिए, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसका नाम है ये बताना है। तो इसमें जो है लवन झील, क्या है लवन झील का नाम, ये क्या है, डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू है। तो ये आप व्याख्या में ये देख सकते हैं व्याख्या, और तो ये पढ़ लीजिएगा आप आगे जाके पीडीएफ से। आप देख लीजिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। तो इसमें क्या उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती है। पूर्वी घाट से कौन निकलता है वो बताना है। तो पूर्वी घाट से निकलने वाला नदियाँ यहाँ पे क्या है, नागावली और वंशधारा। तो नागावली और वंशधारा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ये व्याख्या में पूर्वी घाट की असमबद्ध पहाड़ी श्रृंखला ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है जो कि अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट टॉपिक से है। तो ये क्या है, भारत में, ये मृदा टॉपिक से है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है। तो काली कपास मृदा की किसकी अपक्षयन से हुआ है, रचना जो है किसके अपक्षयन से हुआ है वो बताना है। भूरी वन मृदा, बिदरी, या इसको क्या बोला जाता है, फिशर, ज्वालामुखीय चट्टान। तो इसी से हुआ क्या है, ज्वालामुखीय चट्टान, बिदरी ज्वालामुखीय चट्टान से हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट और शिस्ट दिया हुआ है, सेल और चूना पत्थर। ये जो ऑप्शन व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्याख्या क्या होता है यूपीएससी में जो आईएएस के एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट क्या होता है, सेम क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ रहता है इसे फिर अगले ईयर्स पूछ देता है। इस प्रकार से क्या होता है, लगभग 15 क्वेश्चन जो होता है
प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑप्शन से ही रहता है, इसलिए क्या है ऑप्शन, ये जिससे इसका तो 2 नंबर सही हो गया, लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है हो सकता है इसी ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाएगा, इसलिए क्या है व्याख्या बहुत ज़रूरी है। तो क्या करें, प्रीवियस ईयर पढ़ते समय व्याख्या को भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। तो इसलिए ये देख लीजिए व्याख्या, ये आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा इसके PDF और वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। अस्थायी कृषि, कृषि से अब आया। अस्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है, यानी कि अस्थायी कृषि जो है पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है। तो आप देख लीजिए पारंपरिक रासायनिक कृषि, तो अभी तो यहाँ पे क्या है, अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। तो जो क्या है, अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि को हतोत्साहित करता है, लेकिन रासायनिक कृषि एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है, ये बोला जा रहा है। लेकिन इसमें तो ये क्या है हम लोग का, ये तो सही है। दूसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो क्या है, रासायनिक का यदि उपयोग करेंगे पारंपरिक रासायनिक कृषि, मृदा की लवणता में वृद्धि, इसकी लवणता में क्या होगा, वृद्धि होगा, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं। तो रासायनिक कृषि करेंगे तो उसमें क्या होगा, लवणता बढ़ेगा, लेकिन अस्थायी कृषि में ऐसे नहीं होता है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्र में आसानी से संभव है। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्र में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्र में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ये गलत है, क्योंकि अस्थायी कृषि संभव है उसमें, लेकिन रासायनिक कृषि संभव नहीं होता है। आगे हम देखें, मल्च बनाने यानी कि मिल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। क्या बोल रहा है, मल्च बनाने के लिए, मल्च बनाने की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम सही है, महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यकता नहीं। तो रासायनिक कृषि में इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें से सही कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर क्या है, सही नहीं है। हम 3 नंबर, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्र में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे तो 3 नंबर एलिमिनेट कर देंगे, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, ये केवल 4 बचा है, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये बी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही है। 1, 2 और 4 ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये उसकी व्याख्या ऊपर का जो है उसमें बचा हुआ व्याख्या है, तो ये यहाँ से रहा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, मतलब किसमें सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, गन्ना में, सूरजमुखी में, बजरा में या अरहर रेड ग्राम। तो किसमें सबसे कम वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या है, गन्ना में। तो व्याख्या, गन्ना एक नगदी फसल है जिसके उत्पादन के लिए 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोरिंग यानी कि सहजन वृक्ष एक फलीदार सदाफरनी वृक्ष है, नहीं, ये सदाचरनी क्या है, सदाचरनी वृक्ष नहीं है, फलीदार सदाचरनी वृक्ष नहीं है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, स्थानिक, दक्षिण एशिया का स्थानिक नहीं, क्या है, ये भी दक्षिण एशिया का स्थानिक नहीं है। भारत में अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। अधिकांश इमली लघु वन उत्पाद यानी कि छोटा वन उत्पाद के रूप में संग्रहित किया जाता है, सही है ये। दूसरा हम देखें, भारत इमली और मोरिंग के बीज निर्यात करता है, ये भी सही है। भारत जो है इमली और मोरिंग के बीज का निर्यात करता है। मोरिंग और इमली के बीज का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है, तो ये भी सही है। क्या है, जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 5 इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप इसकी देख लीजिए, व्याख्या पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर जल संदर्भ के निम्नलिखित विचार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होती है। तो ये क्या बोल रहा है, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से, भूजल यानी कि जमीन का नीचे जो जल मिलता है उससे नदी और झीलों में ज़्यादा होता है। ये सही नहीं है, क्योंकि नदी और झील में जो जल होता है उससे ज़्यादा क्या होता है, भूजल अधिक होता है, क्योंकि भूजल की मात्रा से अधिक नहीं होता है। भूजल तो सभी जगह होगा, इसलिए ये नदी और झील में नहीं होता है। ध्रुवीय हिमच्छ ध्रुवीय हिमच्छ और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होता है। ध्रुवीय हिमच्छ और हिमनदों में, हिमनदों यानी कि बर्फ से जो ढका हुआ रहता है उसमें क्या होता है, जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक होता है। तो ये क्या है, सही है, इसलिए इसमें जो होगा केवल बी। इसका व्याख्या आप देख सकते हैं। आगे बढ़े हम, तो ये रहा भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है। तो देख लीजिए, हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है। तो ये जो है जनजातीय का एक भाषा है, जैसे हो गया, हल्बी हो गया, कोई हो गया, ये सब क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। हो तो ये क्या है, जनजातीय भाषा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। पश्चिम उत्तर भारत का नृत्य रूप नहीं है, वाद्य यंत्र नहीं है, प्रगति गुफा चित्रकला नहीं है, जनजातीय भाषा। तो ये क्या है, हो भाषा है, जो कि झारखंड की इम्पोर्टेंट भाषा है। हो बहुत ही बोली जाता है, अधिकतर जगह में हो बोला जाता है। तो ये क्या है, हो गया, कुई हो गया, हल्बी, ये सब क्या है, जनजातीय भाषा है, जिसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम, तो देख लीजिए अब दूसरा टॉपिक से ये आ रहा है। तो ये जो है दूसरा टॉपिक से है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन से है। जो खगोलीय दूरी है उसको हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, प्रकाश सदैव सीधे रेखा में यात्रा करते हैं, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो देख लीजिए, यहाँ प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, ये भी सही है, ये भी। लेकिन ये क्या है, इसके दूरी को मापने का कारण क्या है, प्रकाश की गति क्या होता है, सदैव एक समान होती है, हमेशा क्या होता है, एक समान होता है, कभी ज़्यादा नहीं कभी कम नहीं होता है। इसलिए तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। इसे तो सी भी सही है, लेकिन सी क्या है, खगोलीय दूरी जो प्रकाश वर्ष मापे जाने का सही कारण क्या है, वो क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि इसका जो गति होता है वो हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। तो ये व्याख्या आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन, उसमें क्या होता है, व्यापारिक पवन से क्या होता है, विद्युत वगैरह उत्पन्न किया जाता है। व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरीय के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, तो ये क्या है, सही है। अब 2 नंबर, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाते हैं। तो शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, पश्चिमी पवन जो होता है पश्चिम खंड की तुलना में महासागर के पूर्वी खंड को अधिक उष्ण बनाता है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका जो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। कौन सा सही है, तो इसमें से 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय सीवेज खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। तो ये क्या है, ये लाइसेंस प्रदान नहीं करता, इसलिए ये सही नहीं होगा। वैश्विक सागर आयोग जो ग्लोबल कमीशन है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। तो ये लाइसेंस प्रदान नहीं करता, इसलिए गलत हो गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है।
ये सही है, क्योंकि भारत में क्या है, समुद्र स्तर में जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तर पर खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। तो ये क्या है, सही है। दुर्लभ मृदा खनिज, दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध है। तो दुर्लभ मृदा खनिज ये क्या है, समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध है। तो ये भी सही है। जो दुर्लभ खनिज है वो क्या है, जल क्षेत्र में समुद्र अधस्तल यानी कि समुद्र में मिलता है। तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका जो है 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3। तो ये क्या हो गया, बी नंबर इसका हो जाएगा। व्याख्या आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ताड़ तेल या पाम ऑयल, ताड़ तेल या पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ताड़ तेल या पाम ऑयल के बारे में बताना है। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है दक्षिण में। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल क्या है, लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो ये क्या है, सही है। ताड़ तेल का कच्चा माल क्या होता है, लिपस्टिक और इत्र बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार ये सही है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है। तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका 2 और 3 सही है, 2 और 3। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम। पत्ती कूड़ा या लीफ लिटर किसी अन्य जीवम बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है। पत्ती कूड़ा किसी अन्य जीवम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों के ऊपरी शाखा में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है, किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है। तो देख लीजिए, जो पेड़ होता है उसके साथ में क्या होता है, इसे ही उग जो जाते हैं, अनावृत होते हैं। ठीक है, सतह पर अनावृत होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह पर जो ऐसे उग जाते हैं और क्या होता है, पेड़ के शिखर तक पहुंच जाते हैं, शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये किसे, शंकुधारी वन में, शुष्क पर्णपाती वन में, गरान या मैग्रोव वन में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये क्या था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहाँ पे वर्षा अधिक होगा और उष्णकटिबंधीय वर्षा होगा, वहाँ पे क्या होता है, इसी प्रकार के वृक्ष क्या होते हैं, उगाते हैं और वो क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं उसकी शीर्ष तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से ये दूसरा टॉपिक आ गया हम लोग का। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। तो ये क्या है, फास्फोरस चक्र है। फास्फोरस चक्र में क्या होता है, भू रासायनिक चक्र जिसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व। तो ये क्या है, फास्फोरस चक्र है। कार्बन चक्र तो कार्बन का होता है, नाइट्रोजन चक्र नाइट्रोजन सल्फर चक्र। तो इसमें क्या है, फास्फोरस चक्र है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। इसकी 2 नंबर हम देखें। निम्नलिखित में से कौन सी जीव अपरदाहारी या डेड्राइटिवोर है। तो कौन सा है ये बताना है हम लोग को। केंचुआ ठीक है, केंचुआ होता है। जेलीफिश तो नहीं होता है, 2 नहीं होता, यानी कि 2 वाला हम एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है। तो एक ही बच गया, यानी कि सी। इस प्रकार हम पूरा देखना भी नहीं चाहिए। तो 1 3 5 क्या हो गया, 1 सहस्रापादी, ठीक है, और कास्ट यूका, ये तीनों क्या है, 1 3 5 क्या है, इसमें अपरदाही होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़े हम 3 नंबर। निम्नलिखित समूह में से किन में ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं, अन्य जीव के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। ये देख लीजिए, ये हम क्या साइंस में भी हम ये पढ़ सकते हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस में भी ये कुछ हद तक दिया हुआ है। नाइडेरिया, कवक आदि जंतु, नाइडेरिया, कवक आदि जंतु। तो इसमें से हमको क्या करना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बनाना था।
तो यहाँ पे क्या है, तीनों का तीनों होगा, ठीक है, जो क्या होता है एक दूसरे से ये बनाता है, नाइलेरिया, कवक आदि जंतु। तो ये इस प्रकार ये टी हो गया। सहजीवी संबंध, दो प्राणियों में परस्पर लाभजनक अंतरिक्ष साझेदारी। तो ये पढ़ लीजिएगा, दो जंतु में क्या होता है, आपस में साझेदारी लाभ के लिए किया जाता है। आगे देखें हम, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। मृदा विहीन सतह पर यानी कि जहाँ पे मृदा नहीं है, यानी पत्थर वगैरह रहेगा, वहाँ पे जीवित होने की संभावना अधिक होती है। तो ये फर्न, लाइकेन जीवित होता है। ये भी हम क्या 8th क्लास की साइंस एनसीईआरटी में ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस ये क्या है, साइंस में पढ़ सकते हैं कुछ हद तक। मॉस को भी छत्रक यानी कि मशरूम जो है वो जहाँ मृदा नहीं होगा वहाँ पे होने की संभावना नहीं है। तो क्या है, लाइकेन और मॉस। ये क्या है, ज्योग्राफी का है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इसका क्वेश्चन है। यानी कि ये जो है 8th क्लास की 7th क्लास की साइंस बुक में भी ये जो दिया हुआ है लाइकेंस और ये मॉस के बारे में, वो आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी बुक। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है व्याख्या देखना। आगे बढ़ते हैं हम, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर क्या करना है, विचार करना है। कोपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरेमेनिफेरा। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों के आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है। महासागरों के यानी कि महासागर में जो आहार श्रृंखला होता है उनमें प्राथमिक उत्पादक है। तो ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया और डायमट। तो ऐसे जीव है जो महासागर में आहार श्रृंखला की प्रथम उत्पादक है। यानी कि ये क्या होता है, महासागर में प्रथम उत्पादक है। ये क्या होता है, उत्पादक बनाते हैं, उसके बाद फिर उसकी जो है फूड चेन आगे बढ़ता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक या हेजहॉग, सैलमूसक, वर्जसल्क। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है। तो देख लीजिए, परभक्षी द्वारा पकड़े जाने के लिए वो क्या करता है, अपने अंगों को रक्षा के लिए क्या करता है, स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है। तो इनमें से कौन सा जीव है वो बताना है। तो ये जो है जाहक और वर्जसल्क, जाहक और वर्जसल्क है। ये आप व्याख्या में देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये है लास्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रकार की आगे हम देखेंगे। ये तो ज्योग्राफी और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी हो गया। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी की और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है 2021 की, और उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का, देखेंगे साइंस एंड टेक का देखेंगे। ये क्या हो रहा है, ईयर वाइज ला रहे हैं। अगर यदि आप बोलें कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज भी लेकर आएंगे। तो जो आप लोगों को पसंद लगेगा आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। तो ये चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फीडर है। तो अस्लग मीन यानी कि कैटफिश, या अष्टभुज ऑक्टोपस, या सीप ऑयस्टर। तो ये सीप ऑयस्टर ही ऐसे जीव है जो निस्यंदक भोजी है। निस्यंदक भोजी कौन है, सीप ऑयस्टर, या हवासिल नहीं है, क्या है, सीप या ऑयस्टर, ठीक है। ऑयस्टर जो है कैसा जीव है, जीव निस्यंदक भोजी है। तो ये आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, और ये आप टेलीग्राम में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और किस प्रकार की चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, और प्रीवियस ईयर के इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज भी है वो भी आप देख सकते हैं 2020
3 के लिए। और अगर यदि आपको टॉपिक वाइज चाहिए प्रीवियस ईयर तो टॉपिक वाइज के लिए कमेंट कीजिए, या इसी प्रकार ईयर वाइज तो ईयर वाइज ही चलते रहेगा। चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।